विपिन को थोड़ा सोच कर समझ आ ही गया था। उसके यहाँ आने का कारण सिर्फ रेनू की खासियत को जगाना नहीं था। उसे तो रेनू से ज्यादा विक्रम की चिंता थी और उसके ही लिए वो यहाँ आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका इतना छोटा सा काम रेनू और उसके नौकर अनुराग के लिए इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और सोचकर उसे समझ आने लग गया था कि वो दोनों उसे इतना आदर क्यों दे रहे थे। उनके हिसाब से फॉर्मूला डिबेट में शायद विपिन हार ही जाएगा। वो दोनों ये मानकर बैठे थे और ये पता होते हुए भी कि हारना तय था, फिर भी अपने स्टूडेंट की खासियत को जगाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लेना उन दोनों के लिए ही ये बहुत बड़ी बात थी। उनकी नजरों में तो विपिन एक ऐसा टीचर बन गया था जो अपने स्टूडेंट्स के लिए किसी भी मुश्किल से टकरा जाएगा। उनके लिए तो ऐसा टीचर मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। अब जब विपिन को उनके इस बर्ताव का कारण समझ आ गया था, तब भी उसे ये नहीं सूझ रहा था कि वो अब बोले क्या। उसके काम की वजह से ही रेनू उसका आदर कर रही थी, लेकिन क्योंकि रेनू अपने टीचर का इतना आदर करती थी, ये जानकर विपिन भी हैरान रह गया था। आज से पहले उसने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक तरीका ही समझा था। उन स्टूडेंट्स की वजह से ही वो स्कूल से निकाले जाने से बच गया था। लेकिन इस पल उसे समझ आ रहा था कि सभी लोग इंसान होते थे और सभी इमोशन महसूस कर सकते थे। वो तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा तुम उन्हें ट्रीट करोगे। उन बच्चों की सीखने की इच्छा और उनका अपने टीचर के लिए आदर ही उसे एक टीचर होने की जिम्मेदारी समझा रहा था। यही दोनों चीजों की वजह से वो एक टीचर होने की सारी जिम्मेदारी उठा पा रहा था। ये सब समझकर विपिन में एक नया जोश आ गया था। उसने दोनों हाथ से मुट्ठी बनाई और एक पक्का इरादा किया। चिंता मत करो, तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं तुम सभी को बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा, सीधा दुनिया के टॉप पर। पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारे टैलेंट को। इस पल वो सच में दूसरी दुनिया से आया इंसान इसी दुनिया का बन गया था और एक बाहर वाले से एक सच्चा टीचर बन गया था। बूम! जैसे उसके दिमाग में ये बात आई, लाइब्रेरी के सबसे ऊंचे रैक पर एक जोर की आवाज हुई और वहां पर एक सुनहरे रंग की किताब आ गई। लेकिन विपिन को इस बात का पता भी नहीं लगा। तभी अनुराग ने कहा, विपिन सर, मेरे पास इस पुरानी ठंडी सूर्य घास की कीमत जितने पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके सारे पैसे किश्तों में जरूर दे दूंगा। ऐसा समझिए कि हमारे साहब ने ये बूटी आपसे उधार ली हो। आखिरकार हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैडम को पढ़ाने के चक्कर में आप खुद ही लुट जाएं। अनुराग को क्या पता था कि विपिन के मन में क्या चल रहा था। उसे तो बस यही लग रहा था कि अपने औकात से बाहर की जड़ी बूटी वो रेनू मैडम को उनके भले के लिए दे रहा था। इसलिए उसने आगे आकर विपिन को 20,000 की रकम के बैंक के नोट थमा दिए। विपिन ने सिर हिलाकर मना करने की कोशिश की। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी जड़ी बूटी है, इसके लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है। उसे अब जाकर तो एक टीचर होने का एहसास हुआ था। उसे आज तो ये पता लगा था कि टीचर होने की जिम्मेदारी क्या होती थी। तो फिर अब वो एक स्टूडेंट से पैसे कैसे ले सकता था। और वैसे भी एक जड़ी बूटी की डंडी ही तो थी। माना कि वो पुरानी ठंडी सूर्य घास थी, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से वो सूर्य घास डंडी कुछ 100 रुपए की ही होगी, या इसकी कीमत उससे थोड़ी ज्यादा होगी बस। अब इतने से पैसों के लिए वो एक स्टूडेंट के पीछे तो नहीं पड़ जाएगा ना। उसके पास हजारों रुपए थे या शायद उससे भी ज्यादा, तो फिर इतने से पैसों की वो चिंता क्यों करे। और वैसे भी ये डंडी तो उसने अपनी अक्लमंदी से हासिल की थी। उसने उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, तो फिर उसे गिफ्ट में देने में कोई परेशानी क्यों होगी। लेकिन विपिन का पक्का इरादा देखकर अनुराग समझ गया था कि विपिन उनसे किसी भी हाल में पैसे नहीं लेगा। तो फिर वो भी क्या कर सकता था। उसने भी अपने पैसे अपने पास रख लिए और विपिन से इम्प्रेस होकर उसने कहा, विपिन सर, मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु हैं। लाखों की कीमत वाली जड़ी बूटी इस तरह बिना खींच खाए आपने हंसते हंसते दे दी। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने कभी ये सोचा कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं और रेनू मैडम को धोखा दे रहे हैं। ये सुनकर विपिन की हैरानी से आंखें ही बाहर निकल आई। क्या? लाखों की जड़ी बूटी? पुरानी ठंडी सूर्य घास लाखों रुपए की थी? क्या सच में? अगर मुझे पता होता कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी तो मैं चुपचाप तुम्हारे पैसे ले लेता। बाकी बच्चे अपने अपने टीचरों को तरह तरह के गिफ्ट देते थे, ये जताने के लिए कि वो उनका कितना आदर करते थे, उन्हें खुश देखना चाहते थे। तो फिर उसके साथ ही उल्टा क्यों हो रहा था? वो तो उल्टा अपने ही स्टूडेंट्स को फ्री गिफ्ट दिए जा रहा था। अनुराग को विपिन का सवाल अजीब लगा, इसलिए उसने पूछा, जी कई लाखों की? क्या आपको इसकी कीमत के बारे में नहीं पता था? मैं वो हालांकि अब उसकी कीमत जानकर उसे फ्री में देना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था।
अब तो वो बड़ाई वाली बातें बोल ही चुका था, तो उन्हें वापस तो ले नहीं सकता था। इसलिए उसने फिर से एक महान टीचर जैसी शक्ल बना ली और बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए पैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। रेनू मेरी स्टूडेंट है और उसके लिए सही जड़ी बूटी अगर लाखों की है तो लाखों की सही। उसकी जरूरत के सामने पैसे एक छोटी सी बात है। अगर उसे फायदा होना है तो सिर्फ पैसे देखकर हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, बस अब उसी बात से अगर विपिन को कोई फायदा हो जाए तो वही बेहतर होगा। रेनू मैडम ने वाकई एक बेहतरीन टीचर चुना है। उसका बर्ताव देखकर अनुराग बड़ा ही इम्प्रेस हो गया था। इसलिए तो रेनू मैडम इसकी इतनी तारीफ किए जा रही थी। उनकी तो सोच ही इतनी ऊंची है, उनके सामने मेरे जैसे लोग कहाँ टिक पाएंगे। साइड में खड़ी सारिका ने भी ये सारा नजारा देखा था। अब तो वो और भी शर्मिंदा हो गई थी। उसे मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। सामने वाला इतना अच्छा और नेक टीचर था, लेकिन उसने उसे एक फालतू लड़का समझा जो उसके पीछे पड़ा था। उसने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया। अपनी हरकतों पर अब उसे खुद ही हंसी आ रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि वो इतना दयालु था और उसे लोगों के बुरे बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वरना उसका शिष्य केमिस्ट होना ही सारिका को केमिस्ट ग्रुप से परमानेंट बैन करवाने के लिए काफी था। चलो वापस चलते हैं, मुझे कल की डिबेट के लिए तैयारी भी करनी है। उसका ये एक काम उसे लाखों रुपए भारी पड़ गया था, और वैसे भी पैसे तो साहब ने भरने थे, रेनू ने नहीं। अपना उदास चेहरा लेकर विपिन केमिस्ट ग्रुप के बाहर आ गया, और जब तक वो डिनर करके स्कूल पहुंचा तब तक आधी रात हो चुकी थी। अब मुझे थकावट तो हो नहीं रही है, तो क्यों ना मैं अगले लेवल के लिए थोड़ी कोशिश करके देख लूं। अपनी पिछली दुनिया में वो रातों को जागने वाले उल्लू के जैसा ही था, और वैसे भी उसका लेवल और उसके शरीर में सुधार होने के बाद वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गया था और उसका स्टेमिना भी बढ़ गया था। इसलिए रात को इतनी देर होने के बाद भी उसे थकावट महसूस नहीं हो रही थी। उसने सबको ये दिखा दिया था कि उसकी ताकत लेवल 6 के लड़ाकू के बराबर हो गई थी, और इसलिए ही स्कूल वाले हो सकता था कि उसे श्रेष्ठ बनाने के पीछे लग जाएं। श्रेष्ठ बन जाने के बाद उसे श्रेष्ठों के लिए जो किताब संग्रह अलग से दे रखा था उसमें भी एंट्री मिल जाएगी। तब उसे इतनी लेवल 6 की विधियां तो मिल ही जाएंगी कि वो स्वर्ग की लाइब्रेरी की मदद से एक परफेक्ट लेवल 6 का तरीका बना सके। और उससे पहले उसे इस लेवल के बारे में थोड़ा पढ़ना भी था। उसके पास मास्टर राजेंद्र के घर से मिली कई लेवल 6 की विधियां थी, हालांकि वो अधूरी ही थी और उसमें गलतियां भी बहुत थी, और उसमें कोई परफेक्ट तरीका बन भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उन्हें एक बार ठीक से पढ़ना भी जरूरी था। एक झटके के साथ ही उसके दिमाग में वो सभी दर्जन भर किताबें आ गई जो उसने मास्टर राजेंद्र के घर से कॉपी की थी। उन विधियों को देखकर विपिन को एक बात तो समझ आ ही गई थी। असल में इस लेवल को पार करना इतना भी मुश्किल नहीं था। बस एक ही दिक्कत वाली बात थी, वो थी बिंदुओं को खोलने का सही क्रम ढूंढ कर निकालना। कहा जाता था कि इंसान के शरीर में 108 बिंदु होते थे, हालांकि उनमें से सिर्फ 72 ही खोले जा सकते थे, और उन्हें खोलने का भी एक सही क्रम होता था। सब लोग अलग होते थे, इसलिए हर एक के लिए अलग क्रम होता था। अगर किसी को अपने शरीर के हिसाब से सही क्रम ना मिला तो वो ज्यादा से ज्यादा 30-40 बिंदु खोलकर अटक जाते थे और फिर जिंदगी भर वहीं अटके रह जाते थे। ये तो वही बात हुई जैसे एक नदी में से रेत और कंकड़ निकालना। पहले नदी को ऊंचाई से साफ किया जाता था और फिर नदी के नीचे वाले हिस्से को, तभी नदी पूरी तरह से साफ हो सकती थी। अगर कोई बीच में से ही साफ करना शुरू कर दे तो नदी साफ होना तो दूर, उल्टा उसमें बहने वाला पानी और रुक जाएगा। इसलिए ही बिंदु को सबसे पहले खोलना जरूरी था। अगर किसी ने कोई गलत बिंदु को खोल दिया तो उसका असर भयानक हो सकता था। ये किताब गोल्डन फ्लेम टेक्निक कहती है कि पहला बिंदु ताकत वाला होना चाहिए, क्योंकि बाकी मुश्किल बिंदु खोलने में ताकत लगती है। लेकिन दूसरी किताब सूर्य कला कहती है कि इंसान को सबसे पहले चेतना के पास वाला बिंदु खोलना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के बीच में होता है। और एक विधि में अलग ही बात लिखी हुई थी और सभी की बिंदु खोलने की वजह सही ही लग रही थी। बाकी लोग शायद अलग अलग लाइन पढ़कर कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन विपिन के पास तो स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। एक ही नजर में उसे समझ आ गया था कि ये सभी विधि गलत थी। सही बिंदु ना ढूंढने का मतलब होगा नदी का स्टार्ट ही ना ढूंढ पाना। अगर शुरू में ही कोई गलती हो गई तो बाद में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसे छोड़ ही देता हूँ। थोड़ी देर पढ़ने के बाद विपिन को पता लगा कि किसी भी किताब में सही बिंदु नहीं बताया गया था कि कौन से सही क्रम से शुरू करना चाहिए, इसलिए ना करना ही बेहतर था। लेकिन जैसे उसने छोड़ने की सोची, एक आइडिया उसके दिमाग में आ गया।